वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। देवांग नदी पार करके अपनी बस्ती की तरफ बढ़ा तो उसके दिल पर बड़ा बोझ था। परमान ने उसे औघड़नाथ के पास भेजा था और उसे पूरा यकीन था कि औघड़नाथ बरहा की तलाश में उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जिस तरह के वाकयात वहां पेश आए थे उन्होंने तो देवांग के होश ही उड़ा दिए थे। उसे याद आया कि औघड़नाथ के जाने के बाद कोई औरत झोंपड़ी से निकलकर उसके कदमों में आकर गिरी थी और अभी वो समझ भी नहीं पाया था कि ये क्या चल रहा था कि दो राइफलधारी नमूदार हुए थे और उनके हुक्म पर उसे हाथ उठाकर मुंह दूसरी तरफ करना पड़ा था। वो काफी देर तक वैसे ही मुंह फेरे खड़ा रहा था। फिर जब उसने पलटकर देखा तो झोंपड़ी खाली थी। ना वो राइफलधारी वहां थे और ना ही उसके कदमों में आकर गिरी वो औरत। फिर कुछ देर बाद पुरुषोत्तम बदहवास सा झोंपड़ी में आया था और उसने जो कुछ बताया वो और भी परेशान कुन था। उसके बाद औघड़नाथ के दोनों चेले भी आ गए थे और सब लोग सर जोड़कर सोचने लगे थे कि क्या करें। पुरुषोत्तम को एहसास था कि अगर उन्होंने बाहर निकलकर औघड़नाथ को ढूंढने की कोशिश की तो वे हथियार बंद लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब 1-1.5 घंटा बीत गया और किसी भी और आदमी ने झोपड़ी का रुख नहीं किया तो पुरुषोत्तम ने बाहर निकलकर औघड़नाथ को खोजने का सुझाव दिया। देवांग भी उसे ढूंढना चाहता था। वो चारों बाहर निकले और 2-2 की टोली में औघड़नाथ की तलाश में निकल लिए। लगभग आधे घंटे की तलाश के बाद उन्हें औघड़नाथ की जली हुई लाश मिल गई। तीनों चेले मिलकर औघड़नाथ की लाश को झोंपड़ी में ले आए और जब उन्होंने झोंपड़ी में जलते लैंप की रोशनी में औघड़नाथ के वजूद को देखा तो सभी कांप कर रह गए। औघड़नाथ की लाश जलकर कोयला हो गई थी और किसी लकड़ी की तरह सख्त। उन्हें समझ ही नहीं आया कि औघड़नाथ को इस तरह किसने जलाया था। उन्होंने इस जली हुई लाश को झोंपड़ी में रखना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने गुरु की लाश को कंधों पर रखा और राम नाम सत्य है बोलते हुए उसे नदी में फेंक आए। देवांग का अब वहां रुकना व्यर्थ था। वो सुबह होते ही अपनी राह पर निकल पड़ा। अब वो अपनी बस्ती की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे उसके कदम उठ रहे थे उसका दिल बैठता जा रहा था। उसका घर करीब आ रहा था। यहीं से तो बरहा को उठाया गया था। न जाने वो कैसे ताकतवर लोग थे। उन्होंने हूरा को जख्मी कर दिया था और शायद उन्हीं लोगों ने औघड़नाथ को जला डाला था। अब वो क्या करते? क्या बस्ती छोड़कर भाग जाएं? पर वो अपनी मां और पत्नी को छोड़कर कहीं भाग भी नहीं सकता था। वो उसी उधेड़ बुन में था कि क्या करे और क्या ना करे। चलते हुए वो अचानक किसी चीज से टकरा गया। वो हूरा था। अरे देख कर चलो देवांग, और बताओ क्या खबर लाए हो? असफल लौटा हूं हूरा। औघड़नाथ कुछ नहीं कर सका। वो खुद ही जल मरा। जल मरा? कैसे?
उसे किसी ने जला दिया और कुछ इस तरह से कि वो जली हुई लकड़ी की तरह हो गया। और अब तुम कहां जा रहे थे? अपनी बस्ती, अपने घर, और कहां। तुम अपने घर को भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं अपने घर को? वहां मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। परमान ने तुम्हें औघड़नाथ के पास भेजकर एक मौका दिया था, लेकिन तुम इसका फायदा नहीं उठा सके। औघड़नाथ बरहा को ढूंढने में नाकामयाब रहा, और जब उसने अपना दूसरा अमल करने की योजना बनाई तो कुछ अज्ञात लोगों ने उसे जला दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तो परमान का है, जिसने तुम जैसे बेवकूफ पर भरोसा करके बरहा को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम मेरे साथ चलोगे और ये बेहुदा सफाइयां उसी के सामने पेश करना। हूरा, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं तो माफ कर सकता हूं देवांग, लेकिन परमान नहीं। तुम मुझे माफ कर दो हूरा। परमान से जाकर कह दो कि देवांग तुम्हें मिला ही नहीं, वो कहीं गायब हो गया है। देवांग हूरा से दया मांगती नजरों से गुहार कर रहा था। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मुझे गलत मशवरे देता है। अगर मैं अभी एक घंटी घुमाकर तेरे सर पर मार दूं, तो अभी तेरे सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बस तू अब सीधा खड़ा हो जा और मेरे साथ चल। चल। हूरा ने कहा और फिर अपने कंधे से उतारकर जंजीर में बंधी घंटी जोर से जमीन पर मारी और हुंकार भरी, मैं हूं हूरा। उसी पल एक मिट्टी का बादल सा उठा और वो दोनों उसमें गुम हो गए। जब हूरा ने देवांग को परमान के सामने ले जाकर खड़ा किया तो परमान अपनी मसनद पर विराजमान था। रानी मलाइका भी उसकी बगल में एक छोटी मसनद पर थी और 2 सेविकाएं उसके दाएं बाएं खड़ी थीं। हूरा देवांग की कलाई पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे के फर्श पर 7 सांप अपना फन फैलाए एक दायरे की शक्ल में सरपराज परमान के सामने मौजूद थे। देवांग को देखकर परमान के माथे पर बल पड़ गए। परमान, मुजरिम हाजिर है। हूरा ने देवांग को परमान के सामने खड़ा करते हुए कहा, कहां है बरहा? परमान गुस्से में आ रहा था। देवांग सहम कर एक कदम पीछे हट गया। हूरा ने उसे फिर से आगे कर दिया। बोलता क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम। क्या बरहा तेरे हवाले नहीं की गई थी? क्या तुझे उसकी हिफाजत के लिए नहीं कहा गया था? कहा गया था, कहा गया था परमान। फिर उसे पेश कर मेरे सामने, मेरी अमानत वापस कर। परमान, तू जानता है मैं मजबूर हूं, निर्दोष हूं। वो लोग जाने कौन थे, उन्होंने औघड़नाथ को भी जला दिया। तो अब तेरे जलने की बारी है। मुझे माफ कर दे परमान। मैंने तुझे एक मौका दिया जो मैं कभी किसी को नहीं देता। तू नाकाम रहा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उसने अपने सर पर ताज की तरह सजे हुए सुनहरे सांप की तरफ आंखें उठाई। चलो, इसे ठिकाने लगाओ, जल्दी करना। नहीं नहीं परमान। देवांग ने सहम कर आंखें बंद कर ली। परमान के सर पर ताज की तरह सजे सुनहरे सांप ने अपनी जीभ तेजी से लपलपाई और फिर वो किसी स्प्रिंग की तरह 5 कदम दूर खड़े देवांग पर किसी तीर की तरह उछल पड़ा। पलक झपकते ही वो परमान के सर से सीधा देवांग के गले में जा पहुंचा था। उसने देवांग की गर्दन में एक खास जगह काटा और फिर उसकी गर्दन को अपनी लपेट में जकड़ना शुरू कर दिया। एक ही पल में देवांग की आंखें बाहर निकल आईं, जुबान लटक आई और वो खड़ा खड़ा किसी कटे पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ा। फर्श पर गिरते ही उसके शरीर का जोड़ जोड़ अलग हो गया। ये बड़ी भयानक मौत थी, लेकिन उससे पहले ही वो सुनहरा सांप फिर से किसी स्प्रिंग की तरह खुला और तीर की तरह उड़ता हुआ परमान के सर पर आ जमा। वो जल्लाद सांप
फिर से परमान के सर का ताज था। पूरा उठाओ इस कूड़े को, परमान ने हुक्म दिया। होरा ने देवांग के शरीर के हिस्से लकड़ियों की तरह अपने दोनों हाथों पर जमाए और खामोशी से कमरे से निकल गया। चलो 7 सितारों, तुम भी जाओ। परमान के सामने एक दायरे में फन फैलाकर बैठे वो सांप, वो तुरंत ही फर्श पर रेंगने लगे। रानी मलाइका, तुम भी जाओ। रानी भी बिना कुछ कहे मसनद से उठ गई और जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी तो उसने परमान का एक और हुक्म सुना। उसका आदेश सुनकर रानी मलाइका सुलग उठी थी। वो हुक्म था ही ऐसा। परमान ने अपने दाएं खड़ी सेविका से कहा था, तबू को बुलाओ जल्दी। तबू का नाम रानी मलाइका के लिए किसी अंगारे से कम नहीं था। उसका नाम सुनने से ही रानी के बदन में आग लग जाती थी, लेकिन परमान को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रानी तबू से ईर्ष्या रखती है। फिर भी वो जब चाहता और जहां चाहता तबू को बुला लेता और रानी मलाइका अपनी आग में जलती रह जाती। आज भी यही हुआ था। सबको वहां से निकालकर परमान ने तबू को बुलवा लिया था। रानी के लिए ये उसकी बेइज्जती थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब तबू को परमान से दूर करके ही मानेगी। रानी के जाने के बाद कमरे में एक सेविका रह गई। परमान ने उसे भी रुखसत कर दिया। वो अब अकेला रह गया था। परमान इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार था। बरहा की गुमशुदगी ने उसे बेचैन कर दिया था। अपनी परेशानी को कम करने के लिए ही उसने तबू को बुलवाया था। तबू सिर्फ कोई राज नर्तकी ही नहीं, परमान की खास सलाहकार भी थी। कुछ ही देर बाद तबू अपनी खास बिजलियां गिराती हुई चाल चलती परमान की सेवा में आ खड़ी हो गई। उसके होठों पर दिलफरेब मुस्कान थी, आंखों में मोहब्बत थी। वो परमान के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोली, परमान, कैसे याद किया? तबू, इस वक्त हम बड़े परेशान हैं। तो तबू को बता, क्या परेशानी है? शायद मैं तुझे कोई मशवरा दे सकूं। तबू ने ये बात बड़े अपनेपन के साथ कही थी। तबू, मैंने तुझे इसीलिए बुलवाया है कि इस बस्ती में कोई है तो वो सिर्फ तू ही है। परमान बस तेरे ही मशवरे सुनता है और उसी पर अमल करता है। आज परमान को फिर तेरी जरूरत है। ऐसी क्या बात हुई? आखिर तू क्यों परेशान है? बरहा नहीं मिली तबू, उसका कुछ पता नहीं। देवांग को तूने औघड़नाथ के पास भेजा था ना? क्या उसने कोई मदद नहीं की? उसने मदद करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो बरहा तक पहुंच ही नहीं सका। वो जलकर कोयला हो गया। क्या? जलकर कोयला हो गया? औघड़नाथ अपनी बस्ती का एक जबरदस्त आदमी था। अगर वो नाकाम रहा तो इसका मतलब है कि बरहा को किसी बहुत ही खतरनाक शख्स ने गायब किया है। अब मैं क्या करूं तबू? रंतारो तो किसी सूरत में नहीं मानेगा। और देवांग? देवांग कहां गया परमान? देवांग तो अपनी लापरवाही की सजा पा गया। उसे मैंने ठिकाने लगा दिया। अच्छा, अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा। अब मैं बरहा को कहां तलाश करूं? परमान, ये तेरा काम नहीं। तू अब हूरा को भेज। वो खुद उन लोगों के हाथों चोट खा चुका है। नहीं तबू, हमारा ये मोहरा भी पिट चुका है। शायद ये अब हूरा के बस की बात नहीं। तो फिर अब मुझे आजमा कर देख ले। नहीं तबू, मैं तुझे भेजकर किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तू मेरे लिए बहुत कीमती है। इन मेहरबान शब्दों के लिए मैं तेरी आभारी हूं। पर ऐसा कुछ कहते वक्त थोड़ा सतर्क रहा कर। अगर तेरे ये उद्गार रानी मलाइका के कानों में पड़ गए तो फिर वो तुझे या मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो
वो एक बेवकूफ औरत है। एक औरत दूसरी औरत के मामले में बड़ी संवेदनशील और जलनखोर होती है। वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, मगर मेरा तो बिगाड़ सकती है ना। तू चिंता मत कर तबू। अगर उसने कभी ऐसी जरूरत की तो समझना वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे इतना मान देने का एक बार फिर शुक्रिया परमान। अब मुझे जाने की इजाजत दे। इजाजत? कहां? बरहा की तलाश में। मैं तुझे किस तरह भेज सकता हूं? मुझ पर यकीन कर, मैं देवांग नहीं हूं, न ही औघड़ नाथ हूं। उस बस्ती में जाऊंगी तो कुछ करके ही आऊंगी। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तबू को कोई बरहा के पास पहुंचने से रोक नहीं सकता। जानता हूं तबू, जानता हूं। तो फिर इजाजत दे। ठीक है, मगर अकेली मत जा। यहां से किसी को साथ ले जा। मान लिया परमान, तेरा हुक्म सराखों पर। लेकिन यहां ऐसा कौन है जो मेरे साथ जा सके? तेरे साथ? तेरे साथ जाने को तो हर कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं किसी काम के बंदे को तेरे साथ भेजता हूं, और मेरी नजर में सबसे सही बंदा है हूरा। हूरा? तबूह ने यह नाम बेअख्तियार दोहराया था। हूरा का नाम सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। इस भीम काय आदमी ने तबू के दिल में जगह बना रखी थी। वो तो बस अब अपने ख्यालों में खोई रहती थी। अगर हूरा का साथ उसे मिल जाता तो फिर तो इस काम में मजा ही आ जाएगा। फिर चाहे बरहा की तलाश में सदियां ही क्यों ना बीत जाए। तबू मुस्कुराने लगी थी। परमान ने पूछा, तू मुस्कुरा क्यों रही है? हूरा के नाम पर? और क्यों? परमान, तू जानता है, वो एक ऐसा जंगली घोड़ा है जिसके मुंह में लगाम नहीं है। हां, तेरी ये बात सही तो है, लेकिन तू फिक्र ना कर, वो तुझे परेशान नहीं करेगा। उसकी लगाम तेरे हाथों में होगी। अरे नहीं परमान, तू उससे कुछ मत कहना। मैं उस जंगली घोड़े को संभाल लूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जा, ले जा उसे। परमान खड़ा हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए तबू को समझाता जा रहा था कि उसे किस मुश्किल से कैसे निपटना है। हूरा वृक्ष द्वार पर पहुंचकर जंजीर में बंधी घंटी उसने जोर से पेड़ के तने पर मारी और हुंकारा भरा, मैं हूं हूरा। आजा हूरा, अंदर आजा। मेरे साथ तबू भी है। ये कौन है और कहां जा रही है? मैं इसे नहीं जानता। तू परमान को तो जानता है ना? हूरा क्या बात करता है? उसे मैं कैसे नहीं जानूंगा? मैं उसका गुलाम हूं। तेरे उसी मालिक ने इसे मेरे साथ भेजा है। अच्छा, थोड़ा इंतजार कर। हूरा ने चुपचाप तबू के कान में कहा। हमारे जाने से पहले ये परमान से तस्दीक करेगा, तभी हमें जाने देगा। हाँ तो कर ले, हम कौन सा बिना इजाजत जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, आजा हूरा, तबू को भी ले आ। वे दोनों पेड़ के तने में बने दरवाजे में प्रवेश कर गए। हूरा ने तबू को समझा दिया था कि अंदर किस तरह का रास्ता है, तो तबू को भी अंधेरे के बावजूद कोई खास दिक्कत नहीं आई। वे दोनों ढलान पर दौड़ते चले गए और फिर अचानक रोशनी में नहा गए। उनके सामने अनंत रेगिस्तान था। तबू, अब किधर चलना है? बताती हूं। ये कहते हुए तबू जमीन पर बैठ गई और उसने रेत पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचनी शुरू की। हूरा झुककर उसके इस अमल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। कुछ देर बाद तबू ने पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ, वहां चलना है हमें। और कैसे चलोगी तुम? ऊंट पर। और कैसे? ठीक है, बस एक पल रुक। ये कहते हुए हूरा ने जंजीर से बंधी घंटी जोर से रेत पर मारी। एकदम से रेत का बादल उठा, और जब ये रेता छटा तो दो खूबसूरत सजे हुए ऊंट सामने खड़े थे। वे दोनों ऊंटों पर सवार हो गए और कुछ ही देर बाद वो रेगिस्तान में रेत उड़ाते बगोलों की तरह गायब हो गए। इधर हवेली में शाम को बड़ी अजीब सी बात हुई। बरहा
जिसका नाम अब समीर ने हिना रख दिया था, अपनी दादी की गोद में बैठी हुई थी। समीर नफीसा बेगम के सामने बैठा था और नफीसा बेगम की खास मुलाजिमा लौंगसरी हिना के लिए सेब काट रही थी। उस वक्त सभी खामोश थे कि अचानक हिना चौंक कर बोली, हाँ। ये हाँ उसने कुछ इस तरह कहा था जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। नफीसा बेगम ने बड़ी हैरत से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और प्यार से पूछा, क्या हाँ? दादी जान, अभी किसी ने मुझे बरहा कहकर पुकारा। क्या आपने सुना नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा नाम हिना है, हिना समीर राय। तुम समीर की हिना हो। जी दादी, मैं जानती हूं, और ये नाम भी मुझे बहुत पसंद है। अरे, आवाज फिर से आई है, किसी ने बरहा पुकारा है। अब समीर परेशान हो गया। ये क्या कह रही हो बेटा? हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बाबा, ये किसी औरत की आवाज है, जानी पहचानी भी है, लेकिन पता नहीं किसकी है। इधर आओ, मेरे पास आओ हिना। समीर कुछ उलझ सा गया था। हिना दादी की गोद से उतरकर सामने सोफे पर बैठे समीर के पास चली गई। समीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार करते हुए बोला, मेरी हिना, कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। इसी बीच लौंगसरी ने सेब की प्लेट मेज पर रख दी। लौंगसरी, ये प्लेट मुझे दो, अपनी हिना को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। समीर ने एक टुकड़ा हिना के मुंह में डालते हुए कहा, लो बेटी, सेब खाओ। हिना ने अपना छोटा सा मुंह खोलकर सेब खा लिया और बड़ी नफासत से चबाने लगी। अभी उसने थोड़ा सा ही मुंह चलाया था कि अचानक वो समीर की गोद से उतरी और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, बाबा, मैं अभी आती हूं। अच्छा बेटा। अरे समीर, देखना तो ये कहां गई है? अम्मी बाहर गई है, आ जाएगी अभी। हरियो लौंगसरी, जरा हिना के पीछे तो जा, देखो कहां गई है। समीर और नफीसा बेगम को चैन नहीं था। लौंगसरी को कुछ खतरे का एहसास हुआ। उसे भी हिना का बाहर जाना अजीब सा लगा। वो तेजी से बाहर की तरफ भागी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो खबर लाई, उसने समीर को चौंका दिया। कमरे में कदम रखते ही उसने घबराए लहजे में कहा, मालिक, बीबी हवेली से बाहर जा रही हैं। समीर उछलकर खड़ा हो गया। उसे जैसे करंट लगा था। उसे फौरन अरुणिमा नाम की उस भविष्यवक्ता लड़की की याद आ गई, जिसकी कृपा से बच्ची हवेली तक आई थी। उसने कहा था कि बच्ची की सुरक्षा का खास ख्याल रखना था। उसे हवेली से अकेले बाहर नहीं जाने देना था। फिर उसे यह भी ख्याल आया कि हिना को कोई अदृश्य शक्ति नाम लेकर पुकार रही थी। वो बिजली की तेजी से उठकर भागा। बताओ, किधर गई है वो? लौंगसरी उसके साथ दौड़ी। समीर जब हवेली के दरवाजे पर आया तो हिना हवेली और हवेली के मुख्य बड़े गेट के बीच के दरवाजे का फासला तय कर चुकी थी। वो बहुत तेज दौड़ रही थी, हैरत अंगेज तौर पर तेज। हवेली के प्रवेश द्वार पर तैनात निगरानों को इसके सख्त आदेश दिए गए थे कि हिना किसी भी सूरत में हवेली से बाहर न जाने पाए। हिना को गेट की तरफ आता देखकर दोनों चौकीदार चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने समीर को भी बाहर देख लिया था। समीर ने जोर से हाथ हिलाकर उन्हें बच्ची को रोकने का इशारा किया और सीढ़ियां उतरकर खुद भी तेजी से बड़े दरवाजे की तरफ भागा। समीर अगर हिना को रोकने का इशारा ना भी करता, तब भी वो चौकीदार होशियार हो गए थे। वो हिना को हरगिज बाहर नहीं जाने देते। पर हिना जैसे ही चौकीदार के पास पहुंची, वो आगे बढ़ता हुआ बोला, बीबी किधर जाती हो? मैं बाहर जा रही हूं, हट जाओ मेरे सामने से। हिना गुस्से में थी। उसका यह गुस्सा भी हैरत अंगेज था।
बीबी मेरी बात तो सुनिए। चौकीदार ने झुककर उसे पकड़ना चाहा तो हिना बड़ी फुर्ती से उसकी टांगों के बीच से निकल गई। चौकीदार को एक बच्ची से ऐसी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम परेशान हो गया। फिर दोनों चौकीदार अपनी बंदूकें कंधों पर संभालते बच्ची के पीछे भागे। हिना तेजी से दौड़ रही थी और गेट से बाहर निकलना ही चाहती थी कि उन दोनों ने मिलकर उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर एक चौकीदार ने उसे गोद में उठाया। मुझे छोड़ दो मुझे, हिना चिल्ला रही थी और अपने छोटे छोटे हाथों के घूंसे बनाकर उस चौकीदार पर बरसा रही थी। समीर दौड़ता हुआ गेट तक पहुंच गया था। उसने हिना को अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन वो बच्ची थी कि काबू में आ ही नहीं रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। वो बार बार मचल रही थी और एक ही बात बार बार कह रही थी, छोड़ दो मुझे। मगर तुम कहां जाओगी बेटा? मैं बाहर जाऊंगी, मुझे बाहर जाना है, वो मुझे बुला रही है। वो कौन है वो? कोई नहीं, आप मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दीजिए। समीर उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिना गुस्से में थी। वो इतनी जोर से अपने हाथ पैर फेंक रही थी कि समीर का उसे संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मशक्कत से वह उसे अपने कमरे तक लाया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। हैरान परेशान नफीसा बेगम और लौंग सरी भी उसके साथ थी। हिना बिस्तर पर बुरी तरह तड़पने लगी। वो यकीनन अपने हवास में नहीं थी, वो जैसे किसी सपने में थी। मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है। नफीसा बेगम ने उसकी यह हालत देखी तो कलेजा थाम लिया। इसे क्या हुआ बेटा? कुछ पता नहीं अम्मी, आप सबसे पहले कमरे का दरवाजा लॉक करें। समीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लौंग सरी ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। नफीसा बेगम जल्दी जल्दी आयतें पढ़कर हिना पर फूंक मारने लगी। हिना के हाथ पैर धीरे धीरे ढीले पड़ गए और उसकी आवाज धीमी होते हुए एकदम सहज और सामान्य हो गई। वो सो गई थी या फिर शायद बेसुध थी। उसे शांत देखकर समीर ने इत्मीनान भरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने मां को भी बैठने का इशारा किया। ये क्या मामला है बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी, मुझे लगता है ये किसी ऊपरी हवा का असर है। लौंग सरी बोल उठी। हाँ मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो बीबी को ताले में बंद रखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा कब तक करेंगे? अम्मी मैं अभी निकलता हूं, हमें अरुणिमा से मिलना होगा। इस सिलसिले में उसकी सलाह के बिना तो कोई काम नहीं होगा। पर बेटा इसे जागने तो दो, पता नहीं है उठकर क्या करे। कोई बात नहीं मां, ये जितनी देर सोए इसे सोने देना। बस इस बात का ख्याल रखना कि ये कमरे से बाहर ना जाए। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह मालिक है। तुम बस जितनी जल्दी हो सके लौट आना। और हाँ, अकेले मत निकलना, कम से कम 2 बंदे अपने साथ जरूर लेकर जाना। ठीक है अम्मी, आप ज्यादा फिक्र ना करें। समीर ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और उसके बाहर जाते ही नफीसा बेगम ने दरवाजा तुरंत लॉक कर दिया और बिस्तर पर बैठकर हिना को देखने लगी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी और बहुत प्यारी लग रही थी। नफीसा बेगम से रहा न गया। उन्होंने उसे झुककर प्यार किया और बेख्तियार बोली, खुदा तुझे ऐसी वैसी नजरों से बचाए मेरी बच्ची।